स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हिंदी साहित्य में आज हम लोग प्रमुख पंक्तियां करने वाले हैं। काल के आधार पर हम पंक्तियों को लेकर चलेंगे जिससे कि आपको आसानी हो जाए याद करने में। तो आज की क्लास में हम लोग आदिकाल से संबंधित प्रमुख पंक्तियां हम यहाँ करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं जितनी भी पंक्तियां आपको देती हूँ उनको आपको आज के आज में ही याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कर रहे हैं आदिकाल से संबंधित प्रमुख पंक्तियां यानी आदिकाल की। अब यहाँ सबसे पहले जो हम पंक्ति ले रहे हैं हम वो गोरखनाथ की पंक्ति यहाँ पे लेने वाले हैं। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां जो हैं, प्रमुख पंक्तियां, जैसे कहते हैं कि गुरु कीजे गहिला निर्गुणा न रहिला। तो गुरु कीजे गहिला निर्गुणा न रहिला। तो यहाँ पे इसका भाव ये कहते हैं कि गुरु बनाओ निर्गुणा मत रहो, मतलब बिना गुरु के मत रहो, गुरु बनाओ। तो ये किसका है? ये गोरखनाथ जी का है पंक्ति। अब इनकी दूसरी पंक्ति आती है, अबधू ऐसा ज्ञान विचारी, यानी अबधू ऐसा ज्ञान विचारी। ये पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ की। मतलब कहते हैं कि अवधूत ऐसा ज्ञान बताओ, ठीक है। अब आगे पंक्तियां और भी आती होंगी इनके, लेकिन ये छोटी छोटी पंक्तियां देकर आपसे पूछा जाता है तो वो आपको याद रखना है। तीसरी पंक्ति कह रही है, इनके द्वारा कही गई कि जहां गोरक्ष तहां ज्ञान गरीबी दुंद बाद नहीं कोई। यानी जहां गोरक्ष तहां ज्ञान गरीबी दुंद बाद नहीं कोई। इसका भाव आ जाता है कि जहां गोरख है वहां पे ज्ञान और गरीबी मिलेगी लेकिन विवाद नहीं मिलेगा। यानी वहां कोई विवाद नहीं मिलेगा। ज्ञान के साथ गरीबी मिल सकती है लेकिन वहां कोई विवाद नहीं मिलेगा। तो जहां गोरक्ष तहां ज्ञान गरीबी दुंद बाद नहीं कोई, ये पंक्ति गोरखनाथ जी के हैं। पॉइंट नंबर 4 यानी पंक्ति नंबर 4 आती है कि आवे संगे जाई अकेला। यानी आवे संगे जाई अकेला। अगर हम इन पंक्तियों का अर्थ भी देखना चाहें तो ये कह रहा है कि आते तो साथ हैं और जाते अकेले हैं। मतलब ये यहाँ पे जो इसने भाव दिया है वो इस तरह का भाव दिया है कि जब मनुष्य पैदा होता है, जन्म लेता है, तो इस शरीर के साथ आता है, मतलब जो मानव शरीर के साथ वो आता है। तो आवे संगे और जाई अकेला, और जब इस संसार से जाता है तो वो इस शरीर को भी यहीं छोड़ के जाता है, यानी साथ नहीं लेके जाता। तो ये आवे संगे जाई अकेला, ये पंक्ति भी गोरखनाथ की कही हुई है, ठीक है। हम देखेंगे आगे। अगली पंक्ति है हमारी पंक्ति नंबर 5 कि चेला सब सुता नाथ सतगुरु जागे। यानी चेला सब सुता, यहाँ सुता का अर्थ जो है वो सोने से लिया गया है कि जो चेले हैं यानी जो शिष्य हैं वो तो सब क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, और नाथ गुरु यानी सतगुरु जो नाथ हैं वो जागे हुए हैं। तो ना चेला सब सुता नाथ सतगुरु जागे, ये गोरखनाथ जी की पंक्तियां हैं। आगे पंक्ति छठी पंक्ति कहती है कि यहुमन शक्ति यहुमन शिव, यहुमन 5 तत्व का जीव। तो यहाँ पे कह रहा है कि यही मन तो जो है वो क्या है? शक्ति को दिखा रहा है, और यही मन जो है वो क्या है? शिव है। और यही मन क्या है? 5 तत्व जो हैं, 5 तत्वों का जो ये जीव है, तो ये 5 तत्वों का जीव भी यही मन ही है। तो वहीं पे पंक्ति कहते हैं कि यहु मन शक्ति यहु मन शिव यहु मन 5 तत्व का जीव। अब आप ये यहाँ पे कुछ पंक्ति में ये नहीं सोचना मैम ये जो शक्ति शब्द दिया है और शक्ति जो शब्द होता है उसमें तो बिल्कुल अंतर है। तो ये ध्यान देना, ये हमारे काव्य की पंक्तियां हैं तो इनमें हमें शब्दों में जो वर्तनीय है वो बिल्कुल ये शुद्ध मिलेगी। तो इसलिए आप उन शब्दों को समझने की कोशिश करना कि उनका अर्थ क्या है। तो ये पंक्ति हमारी गोरखनाथ जी की है। पॉइंट नंबर 7 हम देखते हैं, अचल अगम है गोरक्ष योगी। तो पंक्ति कहती है अचल अगम है गोरक्ष योगी। तो ये कहते हैं कि जो गोरख योगी है यानी गोरख जी जो हैं वो अचल हैं, मतलब कहीं पे कोई चलायमान नहीं है। अगम है मतलब बिल्कुल भी डिगने वाले नहीं है, अपनी चीज़ पर अड़िग रहने वाले अचल अगम है गोरक्ष योगी। ये पंक्ति में अभी जैसे ये पंक्ति आ रही है इसमें तो आपको हिंट मिल जाती है कि गोरखनाथ की है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ना। पॉइंट नंबर 8 है हमारा, अवधू रहियो हाटे वाटे रूप विरस की छाया, तजिवा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया।
तो ये पंक्ति जो है वो गोरखनाथ जी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अवधू रहिया हाटे वाटे रूप विरस की छाया तजिवा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। तो यहाँ पे ये पंक्तियाँ जो हैं वो गोरखनाथ जी की हैं, हम इन पे ध्यान देंगे। आगे पंक्ति आती हैं, अगली पॉइंट है, मतलब अगली 9 पंक्ति है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, यानी जोई जोई पिंड, यानी पिंड का मतलब यहाँ पे शरीर से लिया है कि जो जो इस शरीर में है, मानव शरीर में है, वो सब कुछ ब्रह्मांड में है। या हम इसे उल्टा भी कह सकते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वो सब कुछ मानव के शरीर में है। तो जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, तो जो जो इस शरीर में है वो ब्रह्मांड में है। ये पंक्ति गोरखनाथ जी की है। इसके बाद अगली हमारी आती हैं चंद्र बरदाई की पंक्तियाँ। चंद्र बरदाई की पंक्तियों में हम देखेंगे, प्रमुख पंक्तियों में दिया है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो ये पंक्ति तो इतनी फेमस है कि उम्मीद है मुझे कि आप सभी को ये आती होगी, है ना। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो ये पंक्ति चंद्र बरदाई के पृथ्वीराज रासो से ली गई है, ठीक है। आगे पंक्ति कहते हैं, चंद कहत है काम चेष्टा अति बुरी सहत दिखाई देत हलाहल की छुरी। यहाँ पर देखो चंद जो यहाँ पे है, चंद शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो चंद्र बरदाई ने स्वयं के लिए किया है। तो कुछ पंक्तियाँ हमारी ऐसी होती हैं जिनमें आपको जो रचनाकार हैं, जो उनके साहित्यकार हैं, उनका नाम उनकी पंक्तियों में ही होता है। तो आपको बहुत आसानी से इन पंक्तियों का नाम भी पता चल जाता है कि ये किसकी रची हुई है। तो जैसे कह रहे हैं चंद, तो यहाँ चंद का मतलब चंद्र बरदाई से ही है कि चंद यानी चंद्र बरदाई कहते हैं कि काम चेष्टा अति बुरी। यहाँ काम चेष्टा का मतलब विषय वासना से ही है कि विषय वासना जो है वो बहुत ही बुरी होती है। सहत दिखाई देत मतलब सरल दिखाई देती है या सुहानी दिखाई देती है, अच्छी दिखाई देती है, पर हलाहल की छुरी मतलब विष की छुरी होती है काम चेष्टा, ठीक है। तो उस चीज को, ये किसकी पंक्तियां हैं? चंद्र बरदाई जी की पंक्तियां हैं। आगे एक पंक्ति कहती है, पुस्तक जलहण हाथ दे चली गज्जन नृप काज, कि पुस्तक जलहण हाथ दे चली गज्जन नृप काज। तो ये पंक्ति भी चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई पंक्ति है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, अगली पंक्ति है अमीर खुसरो की प्रमुख पंक्तियां। तो अमीर खुसरो की जो पंक्तियों में हम देखेंगे, अमीर खुसरो से भी काफ़ी सारी पंक्तियां पूछी जाती हैं। जैसे बड़ी कठिन है डगर पनघट की, तो पंक्ति कहती है बड़ी कठिन है डगर पनघट की। ये कव्वाली से ली हुई पंक्तियां हैं इनकी, ठीक है। तो ये किसकी है? अमीर खुसरो की है। अगली पंक्ति आती है, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा चारों ओर वह थाल फिरे मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियां आती हैं, अमीर खुसरो की पंक्ति हैं, अमीर खुसरो की पहेलियों से ली गई ये पंक्ति हैं। तो अब ये एक पहेली ही है कि एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा चारों ओर वह थाल फिरे मोती उससे एक ना गिरे। तो ये पहेली है। इस पहेली का अर्थ है आकाश, कि रात में जो आकाश दिखाई देता है उसमें इतने सारे मोती दिखाई देते हैं, यानी जो वो तारे दिखाई देते हैं मोती के जैसे, ठीक है। तो ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। हम देखेंगे अमीर खुसरो की आगे पंक्ति भी आती हैं, जैसे पॉइंट नंबर 15 हम देख रहे हैं कि जेहाल मिस्की मुकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां के ताब है हिजरा नेदारम ए जानम लेहू काहे लगाए छतियां। तो ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं जो यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक उसी तरह से आगे अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरो घर आपने रैन भयु चहुदेस। ये वाली पंक्तियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, बहुत बार ये पूछी भी गई हैं। ये पंक्तियाँ कुछ इस तरह से भी पूछी जाती हैं कि ये पंक्ति अमीर खुसरो ने किस वजह से कही हैं या किसके लिए कही हैं ये पंक्तियाँ। तो ध्यान दीजिएगा कि अमीर खुसरो के गुरु हैं, यानी उनके जो पीर यानी गुरु हैं हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, इनके गुरु, उनके निधन पर उन्होंने ये पंक्ति कही थी। तो कई बार ऐसे भी प्रश्न आ जाता है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस। इन पंक्तियों को अमीर खुसरो ने
किसकी मृत्यु पर कहा है, यह प्रश्न भी आता है। तो अमीर खुसरो के जो गुरु हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया, उनके निधन पर इन्होंने इन पंक्तियों को कहा है। और पूछा जाता है कि अमीर खुसरो की अंतिम पदावली कौन सी है, तो इन्हीं पंक्तियों को अमीर खुसरो की अंतिम पदावली माना गया है। अब अंतिम पदावली कैसे माना गया है, तो इसमें कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, अब सच्चाई कितनी है तो नहीं पता है, कि जब इनके गुरु की मृत्यु हो गई तो अमीर खुसरो को एक तरह से मतलब कहते हैं ना मोह भंग हो जाना इस दुनिया से, तो उनको मोह भंग हो गया। तो जब उनके शरीर अंतिम यात्रा के लिए पड़ा था तो उस समय उन्होंने कहा इन पंक्तियों के कि गोरी सोवे सेज पे। यहाँ पे गोरी से मतलब उनका अपने गुरु के लिए है कि जो गुरुजी हैं वो तो अंतिम यात्रा पर चले गए, मतलब पूरी तरह से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, यानी उठ ही नहीं रहे। और चल खुसरो घर अपने, के हे खुसरो अब तुझे भी अपने घर जाने का संदेश आ गया है। रैन भई चहुदेश, रैन भई चहुदेश का अर्थ उन्होंने लिया है कि चारों तरफ अंधेरा हो गया है, मतलब रात हो गई है, जो कि चारों तरफ अंधेरा हो गया है और अब हमें भी अपने घर चले जाना चाहिए। तो इन पंक्तियों में इन पंक्तियों को ही अंतिम पंक्तियां माना जाता है अमीर खुसरो की, ठीक है। तो ये इस दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इनमें जो तीनों पॉइंट बनते हैं, जो तीनों प्रश्न बनते हैं, उन तीनों प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विद्यापति की प्रमुख पंक्तियों देखते हैं। तो पंक्ति आती है कि देसिल बयान सब जन मिठा, यानी देसिल बयान सब जन मिठा। पंक्ति में आता है देसिल बयान का मतलब देसी भाषा जो है वो सभी लोगों को मीठी लगती है। ये पंक्ति जो बोली है तो ये विद्यापति के द्वारा कही गई है। विद्यापति ने अगली पंक्ति जो महत्वपूर्ण आती है, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरुपति भेल। तो यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे जो पंक्ति है ये विद्यापति जी कहते हैं कि जन्म भर रूप देखा पर हमारे मतलब आंखें जो हैं तृप्त नहीं हुई, मतलब पूरे जन्म भर मतलब रूप देख रहे हैं, हम हमेशा से देखते आ रहे हैं लेकिन हमारी आंखें जो हैं तृप्त नहीं हो रही हैं। तो ये पंक्ति जो है विद्यापति जी की पंक्ति है। फिर पंक्ति आती है इनकी आगे, माधव हम परिणाम निराशा। तो माधव हम परिणाम निराशा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं इनकी विद्यापति जी की, तो याद हम रखेंगे। फिर आगे पंक्ति है इनकी विद्यापति जी की ही है कि कनक कदली पर सिंह समारल ता पर मेरु समाने। तो कनक कदली पर सिंह समारल ता पर मेरु समाने, ये पंक्ति भी विद्यापति जी की है। तो विद्यापति जी की जो पंक्तियां इन्हें सबको याद कर लेना है, एक जगह मैंने कर दी है। अभी इसके अलावा और पंक्ति जो आती है, जैसे पंक्ति दी हुई है कि 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छतरी जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो ये जगनिक की पंक्तियां हैं, ठीक है, कवि हैं ये जगनिक। इनकी जो परमाल रासो इनके द्वारा लिखी गई है उसकी आला खंड से लिखा गया है। तो ये पंक्तियां आ जाती हैं, इन पंक्तियों से संबंधित आ जाता है कि ये किससे ली गई पंक्तियां हैं। तो परमाल रासो के आला खंड से ली हुई ये पंक्ति हैं, जगनिक के द्वारा लिखी गई पंक्तियां। पंक्ति कहती है 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, यानी 12 बरस तो कुत्ता जीता है और 13 वर्ष सियार जीता है। बरस 18 छतरी जीवे, कि 18 वर्ष छतरी जीता है, आगे जीवन को धिक्कार, और इससे आगे जो भी जी रहे हैं उनके जीवन को तो धिक्कार ही है। तो यहाँ पे ये इस तरह की पंक्तियाँ क्यों कहते हैं, तो ये यहाँ पर थोड़ा वीरता को दिखा रहे हैं छतरी के जीवन को, कि जो क्षत्रिय लोग होते हैं वो 18 वर्ष के जीवन में ही मतलब अपना लड़ मर के युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे ना तो वीर रस इसमें हमारा आता है, अगर आप देखेंगे वीर रस की कविता ये पंक्ति हमारी बन जाती है, ठीक है। तो जगनिक के द्वारा रची गई ये पंक्ति है। आगे हमारी जो पंक्ति है कहते हैं जाहि मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश। तो यहाँ पे ये पंक्ति जो है ये हमारी सरहपा की है, ये एक पंक्ति आ जाती है, तो याद रखना है जहि मन पवन न संचरी रवि शशि नहीं पवेश। तो सरहपा के द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को पंक्ति दी है तो ये 22 पंक्ति है ना, ये 22 पंक्ति हमारे आदिकाल से हैं, ठीक है। आदिकाल से आप लोगों को
ये पंक्तियां याद कर लेनी है। अब इतनी याद कर लो, तो ये 22 पंक्ति आपको आज के आज में कर लेनी है। कौन सी क्या क्या हैं, किसके हैं। अगर ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए जो यहाँ पे दी हुई है, तो इस पीडीएफ के लिए आपको निधि एकेडमी ऐप डाउनलोड करना होगा। और जब निधि एकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे ना, तो उसमें यूट्यूब करके आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा, ठीक है। तो YouTube नाम से हमारा फोल्डर बना, रेड कलर का बॉक्स बना हुआ है ऊपर ही। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे चैनल आएगा आपको निधि एकेडमी, पहला ही चैनल आपको दिखेगा वहाँ। तो उस चैनल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका लाइव और वीडियो ऐसे ऑप्शन बॉक्स दिखेगा। तो ये हमारी वीडियो क्लासेस चल रही हैं, तो वीडियो क्लास वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लास, इससे पहली क्लास या आगे भी जो आएंगे उनके भी पीडीएफ जो है आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वहाँ जाके आप ये पीडीएफ देख पाएंगे। और हम इसी तरह से, मैं आप लोगों को, देखो एक छात्र ने कमेंट किया, मैंने देखा था आपने कि ये कमेंट किया था कि मैम आप एक बार में ही सारा करवा दीजिए। मैंने आप लोगों को ये बात पहले ही कही थी कि मैं हर दिन ना 10-10 मिनट 15-15 मिनट का जो भी मैटर लेकर आऊँगी। आपको ये है कि आज के डेट में आपको इतना याद करना है। आप लोग जानते हो आपकी परीक्षा ना अभी मार्च में है, तो मार्च तक हम अपने हिंदी साहित्य का ना छोटा छोटा सा टुकड़ा लेकर चलेंगे, छोटा छोटा सा। तो अब ऐसा नहीं है कि आप ये सोचेंगे मैं मार्च तक खींचूंगी इसे, नहीं। मैं सोच रही हूँ कि 10 से 15 क्लास के अंदर मैं आपका इतना मैटर यहाँ पे दे देती हूँ आपको, अधिकतम से 10 से 15 क्लास कि इतना मैटर आपको दे देती हूँ जितने में आप बहुत आसानी से ना छोटा छोटा करके उसको याद कर लेंगे। तो आपको यही करना है कि हम 10 से 15 दिन की जो क्लास बनाएंगे, आपको हर दिन रिपीट मोड पे ऐसे ही लेके चलना है। तो आपका साहित्य उसी में हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अपने व्याकरण को मत छोड़ना। कभी आप ये सोचो कि पूरा दिन भर आप हिंदी में बस साहित्य को लेकर बैठे रहें, तो ये गलत तरीका होगा। आप वही 10 से 15 मिनट का हिस्सा लीजिए, जो अभी पढ़ो। जैसे आज ये पंक्तियाँ देखिए, आज जितनी भी पंक्ति दी है सारी पंक्तियों को एकदम से रट लो बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।